अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, आईएमएफ के चक्कर में अवाम का जीना तो मुहाल हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ सख्त फैसले करना बाकी हैं। ये फैसले कौन से हैं, इन पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन, हम बात करने जा रहे हैं जो तेजी से बढ़ती महंगाई है और शदीद महंगाई है, इसका क्या हल करना है। ये महंगाई सब रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो ये महंगाई का जो तूफान है क्या कुछ मजीद सियासी तब्दीलियां ला सकता है, क्योंकि पहले ये जो मौजूदा हुकूमत आई है ये भी महंगाई के चक्कर में शुरू होने वाला मार्च फाइनल तरीके अदम एतमाद तक पहुंचा और फिर हुकूमत बदली। तो क्या जो मौजूदा हुकूमत है इसके फैसलों का मलबा पिछली हुकूमत पर डाला जा सकता है, इस पर ही बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में जो सियासी मंजरनामा है वो क्या होने वाला है। इस वक्त जो अर्ली इलेक्शंस की गर्दान हम हर तरफ सुन रहे हैं, चाहे वो आम आवाम की बात की जाए या सियासी मैदान से सियासतदानों की बात की जाए, हर कोई अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहा है। क्या ये हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान के पुराने साथी मौलाना शिरानी का तहरीक इंसाफ से जो इत्तेहाद हुआ है, क्या वो JUIF को कोई सियासी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन बात करने जा रहे हैं मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। पेट्रोल की बात की जाए, बिजली की बात की जाए और फिर बढ़ता हुआ डॉलर, क्या ये काबू में आएगा नहीं आएगा। इसके साथ साथ जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो मुसलसल मंदी हम देख रहे हैं उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं मजीद कुछ सख्त फैसले करना होंगे, तो वो फैसले कौन से हो सकते हैं उन पर भी हम बात करने जा रहे हैं। और इतने सख्त फैसलों के बाद भी अगर IMF राजी नहीं हुआ तो अब कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिनका करना जरूरी होगा, जिसके बाद IMF इस पोजीशन पर आएगा कि पाकिस्तान को लोन दे सके। नाज़रीन, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम के पहले एंकर हैं, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, नसीम सिद्दीकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, महंगाई एक तरफ जो सियासी मंजरनामा है उसमें कुछ समझ नहीं आती है, रोज कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही होती है और रोज ही हम देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर तनकीद का ये सिलसिला चल रहा है। आपके मुताबिक जो सियासी मंजरनामा है ये मुस्तकबिल में किस तरफ जा सकता है? मारिया, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के बहुत गंभीर होते चले जा रहे हैं। पहले तो कोरोना ने आप देखें कि मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उसके बाद यूक्रेन वॉर आ गई, इलाके में पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। तो सारी मुश्किलात जो है वो आवाम को भुगतनी पड़ रही है। कोई अमीर आदमी जो अपना जिनकी मिलें हैं, जागीरें हैं या पॉलिटिशियंस हैं, शायद उनको इतनी मुश्किलात नहीं पेश आ रही, बल्कि गरीब लोगों को आप छोड़ें, अब तो मिडिल क्लास तबका जो है या सैलरी पेशा लोग हैं उनके लिए उस सैलरी में गुजारा करना मुश्किल हो गया। क्योंकि अभी 2 साल पहले अगर आप ले लें तो पेट्रोल की प्राइस 100 रुपए के करीब थी और अब 200 रुपए अभी क्रॉस कर गई है, यानी कि डबल हो गई है। लेकिन वही सैलरीज है, वही आमदनी है लोगों की, तो लोग तो इस वक्त समझे कि वो उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह गुजारनी है, बच्चों का दूध कैसे पूरा करना है, उनकी फीसें कैसे देनी है, बड़े मसाइल है। और दूसरी तरफ आपने सियासी मंजरनामे को कहा है, तो सियासी मंजरनामा तो एक अपनी जो उनकी लड़ाइयां चल रही हैं उसमें तो लगता है कि पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। जिस मौके पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया, आप उन दिनों की इकोनॉमी पाकिस्तान की देख लें और आज इकोनॉमी कहां पहुंची है। तो सिर्फ एक साजिश की वजह से इस मुल्क को आप देखें कि मईशत में कितना पीछे जाना पड़ गया, अरबों खरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो गया है। दूसरी तरफ यह है कि जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, जिस तरह हो रहा है, उसमें आप देखें कि अगर इमरान खान साहब के पास 156 के करीब सीटें थी और उनके इत्तेहादी उनके साथ थे, तो उनकी गवर्नमेंट स्ट्रांग नजर आती थी। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट तो एक दो लोगों के ऊपर खड़ी हुई है। अगर आपको याद होगा तो जफरुल्लाह जमाली साहब की जो हुकूमत थी वो एक वोट पे खड़ी थी और एक दिन उनसे पूछा कि आपके इस्तीफे की खबरें आ रही हैं, तो उन्होंने कैटेगोरिकली टीवी पे आके कहा कि ये सब झूठ है और अफवाहें हैं। और दूसरे दिन उनका इस्तीफा आ गया। तो क्या उनसे इस्तीफा पहले से लिखवा के रखा गया था? तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए ये आप कुछ नहीं कह सकते। और इतनी इत्तेहादी जमातों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है, ये भी क्योंकि इस वक्त मुश्किल है। सारा बार जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से नून लीग शायद इसको लेके ना चल सके। और अगर इमरान खान साहब ने कोई और कॉल दी लॉन्ग मार्च या धरने की, उससे सिचुएशन और जो है वो बिगड़ती चली जाएगी बहरहाल अभी पाकिस्तान में। तक जी। नसीम साहब हम देखें अगर लॉन्ग मार्च की बात की जाए तो इमरान खान साहब ने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 6 दिन तो दूर की बात, बहुत
एक्स्ट्रा टाइम भी गुजर चुका है, अभी तक कोई लॉन्ग मार्च की डेट नहीं आई, लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जो बजट पेश किया है इस हुकूमत ने, इसको देखकर ये भी लग रहा है कि ये जो हुकूमत है ये मेहमान है। तो आप ये समझते हैं कि ये बजट देख के ये वाकई में वाज़ेह हो रहा है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो मेहमान है और कुछ टाइम बाद अर्ली इलेक्शंस होंगे और हुकूमत चेंज हो जाएगी? देखिए मारिया, पहले जो आपने सवाल पूछा लॉन्ग मार्च का कि इमरान खान साहब ने 6 दिन का वक्त दिया था, फिर वो आए नहीं। आपने देखा कि पिछली जो लॉन्ग मार्च थी उसमें जिस तरह तशद्दुद किया गया पाकिस्तानी लोगों के ऊपर, क्योंकि वोट कोई किसी को भी दे, किसी का ताल्लुक नून लीग से है, पीटीआई, जेयूआई, किसी को, लेकिन आपने जिस तरह उन्होंने तशद्दुद किया और उसके बाद जिस तरह मुकदमात बनाए गए, तो एक ये अंधे आदमी को भी नजर आता है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। और इमरान खान साहब ने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हम ऑर्डर लेंगे कि क्या हमें एक पुरअमन एहतजाज करने का हक हासिल है, उसके बाद वो कॉल देंगे। और दूसरा, फिर वो बजट का भी इंतजार कर रहे थे ताकि बजट में जो भी फजिंग की गई है फिगर्स की, उसके ऊपर भी वो उन पे हुकूमत के ऊपर उंगली उठा सके या उनके खिलाफ बयानियां दे सके। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वो लॉन्ग मार्च की बिल्कुल कॉल देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब रुकने वाले, डरने वाले नहीं है। जो हमारे सामने उनकी हिस्ट्री है हम्म। वो चुप करके बैठने वाले नहीं है। दूसरी तरफ आपने कहा कि बजट जो आया है इसकी वजह से हुकूमत, तो देखिए उन्होंने क्या बजट आया है, मतलब अगर हम सिर्फ आईएमएफ से लोन ले लिया, चाइना से लोन ले लिया, कोई ऐसा विजन नहीं दिया गया कि पाकिस्तान अपनी क्या प्रोडक्शन करे जिसकी वजह से आपको ज़र मुबादला आए। असल में तो प्रॉब्लम डॉलर्स की होती है ना, कि आप डॉलर अगर कमाएंगे तो आपका मुल्क अमीर होगा। टूरिज्म पे देखें क्या तवज्जो है, कोई तवज्जो नहीं है। इतनी टूरिज्म की बात होती है, लेकिन अगर आप मरी चले जाए जो कि बहुत पुराना इलाका है और बड़ा शहरी इलाका है, पिंडी पॉइंट से मरी पॉइंट की तरफ अगर आप जाएं तो वहां पे टॉयलेट जिस किस्म का है, वहां पे कम से कम लेडीज और बच्चे तो नहीं जा सकते। तो आप क्या टूरिज्म प्रमोट करेंगे जब आप फैसिलिटीज नहीं दे सकते? हालांकि आप टूरिज्म को प्रमोट करें तो आपके पास डॉलर्स आते हैं। लोग, ये नहीं है कि अपना यूरोपीय ममालिक से या अमेरिकन लोगों ने आना है, अपने जो ओवरसीज वाले हैं वो अपने बच्चों को लेके कोई बैंकॉक सैर के लिए जा रहा होता है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा होता है। अगर फैसिलिटीज दें तो वो डॉलर पाकिस्तान में आएगा। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड बढ़ा दें तो लोग पढ़ने आपके मुल्क में आएंगे और डॉलर्स में फीस अदा करेंगे। इसी तरह अगर आप अपने हॉस्पिटल्स को बेहतर कर दें, लोग लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान कोई आता है इलाज कराने के लिए? नसीब बल्कि साहब, रिवाज अब ये है कि बाहर के पाकिस्तान लोगों में को हुक्मरान फैसिलिटी होता देने है, से पहले वो अपने लोगों इलाज को के लिए तो बाहर फैसिलिटी जाता है। देंगे ना। जी क्या कहा? बाहर के लोगों को फैसिलिटेट करने से पहले पहले पाकिस्तानी लोगों को तो फैसिलिटेट कर लिया जाए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये विजन की बात है ना। अगर आपने बेहतर बजट पेश करना है, आवाम को आसानियां देनी है, तो कमाई का जरिया निकालना होगा। ये लोन लेके मुल्क चलाना तो उसका कोई हल नहीं है ना। और आवाम तो दिन ब दिन पिसती चली जा रही है। आप अंदाजा लगाएं कि अब आम आदमी का जो आपकी उसकी तनख्वाह है उसमें गुजारा करना बिल्कुल नामुमकिन होके रह गया है। और पता नहीं आवाम किस वक्त फट के सड़कों पे आ जाए और फिर इस हुकूमत के ऊपर सारा बर्डन आ रहा है, बल्कि नून लीग के ऊपर सारा बर्डन आ रहा है। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कराची से मार्च की थी वो महंगाई मार्च थी, जिसे पीडीएम ने इस्लामाबाद में ज्वाइन किया था। तो मुझे बताएं कि महंगाई मार्च कह के आपने एक हुकूमत खत्म की और आप फिर दोबारा महंगाई को कहां से कहां लेके चले गए। और अभी शनीद यही तो है नसीब कि आने साहब, वाले दिनों में एक मजीद उम्मीद महंगाई और पेट्रोल। आप जो बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि एक उम्मीद यही है कि लॉन्ग मार्च, इमरान खान साहब कब लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं फिर? मेरे ख्याल से अब आने वाले दिनों में वो किसी दिन भी ऐलान कर सकते हैं कि वो लॉन्ग मार्च लेके आएंगे। लेकिन बात वही है कि लॉन्ग मार्च का क्या फायदा? मेरा तो पीटीआई को यही मशवरा था कि इनको असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे। पार्लियामेंट की जंग पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए। देखें, जब धरने होते हैं, लॉन्ग मार्च होती है, उससे लोगों का कारोबार बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। जो डेली वेजेस है उनका काम बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। आप इस्लामाबाद में होती है, हम सब इस्लामाबाद में होते हैं। आप देखें जब डी चौक की तरफ मार्च होती है तो जिस तरह कंटेनर्स रख के इस्लामाबाद को सील कर दिया जाता है, लोगों का कारोबार मुतासिर होता है, ऑफिस आना जाना मुतासिर होता है। तो अगर ये जो हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है वो लॉन्ग मार्च और धरनों से रुकेंगी तो फिर पहिया किस तरह चलेगा? तरक्की की तरफ हम किस तरह गामजन होंगे? तो अगर पीटीआई अपना ये तमाम जो उनका मुतालबा है वो लेके असेंबली में जाए, असेंबली में फाइट करें, वहां देखें राजा रियाज, अल्लाह माफ करे, मेरा मतलब है कि उनकी पर्सनैलिटी से मुझे कोई इत्तेफाक नहीं, बड़े खूबसूरत आदमी है, लेकिन अपोजिशन लीडर जिस तरह की वो तकरीरें कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ उनको आके थपकी दे रहे हैं, तो ये क्या मजाक बनाया हुआ? 6-6 लोग असेंबली में बैठे होते हैं और बिल पास हो रहे होते हैं। खुदा के वास्ते
पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के साथ तो इस किस्म नसीम का सिद्दीकी जुल्म साहब, करना ये छोड़ दें। मसला तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है ना, कि वो रेडी नहीं है पार्लियामेंट में बैठने के लिए। वो ये कहते हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया और अब हमें सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकते। जब सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे तो एक तरफ तो अकेली हुकूमत ही चलेगी ना, फिर जब ऑपोजिशन नहीं मौजूद होगी रेजिस्टेंस के लिए। देखिए मारिया, मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो आप लॉन्ग मार्च ला रहे हैं, धरने ला रहे हैं, वो एक मुश्किल काम है। लोगों को आपको मोबिलाइज करना पड़ता है, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है। उसकी बजाय अगर आप पार्लियामेंट के ठंडे ठंडे हॉल में बैठे और वहां पे आप हुकूमत का मुकाबला करें। वो हुकूमत एक दो लोगों से बनी हुई है ना। हो सकता है कोई इत्तेहादी कल को नाराज होकर आपकी तरफ वापस आ जाए, आपका हुकूमत वापस मिल जाए, आप असेंबली तोड़े और नए इलेक्शन के जो आपकी डिमांड है, आप नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। आप अपोजिशन लीडर होके आप बजट में अच्छा खासा रुपना डाल सकते थे। आप जब शहबाज शरीफ थे अपोजिशन लीडर, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा तकरीर करते थे और वो ऑन रिकॉर्ड होती है। इसी तरह अगर इमरान खान साहब होते और अपोजिशन लीडर बन के वहां पे खड़े होकर तकरीर करते हैं तो दुनिया उस चीज को देखती है, क्योंकि पार्लियामेंट की वो रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं उनकी एक बात का बहुत ही मुतासिर हूं कि वो मुसलसल इजलासों में आते रहे और वहां खड़े होकर तकारीर करते थे और कहते थे कि जमहूरियत के जरिए हम आईनी जरिए से वजीर आजम को हटाएंगे। बहरहाल है तो एक आईनी जरिया, बेशक उसमें साजिश हुई है। तो जब आपने पार्लिमानी सियासत करनी है, बहरहाल आपको वजीर आजम नसीम सिद्दीकी साहब, पार्लियामेंट ये बताती तो है, भी प्रूव नहीं आपको हुआ कि पार्लियामानी साजिश सियासत हुई करनी है। ये तो भी प्रूव नहीं हुआ साजिश हुई है नहीं हुई, इसमें भी बहुत बड़ा एक अलग आर्गुमेंट है। लेकिन आपने जो बात की, मईशत की बात की, महंगाई की बात की है, सिद्दीकी साहब आप क्या समझते हैं, जिस तरह से पहले महंगाई का तूफान सामने रख कर, महंगाई मार्च को लाग कर और फिर तहरीक अदम एतमाद लाई गई, हमने एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली देखी है। क्या अभी महंगाई तो उससे भी ज्यादा है, तो क्या अभी की जो मौजूदा महंगाई का तूफान है, इससे कोई सियासी तब्दीली आ सकती है? इसमें देखिए, आपने कहा कि साजिश जो है वो साबित नहीं हुई। साबित तो मेरे हिसाब से तो साबित हो चुकी है। अगर उस जो अपना साइफर आया था, उसका उन्होंने, हमारी सिक्योरिटी काउंसिल ने जब उसको देखा है, उसमें आर्मी चीफ थे, डीजीआईएस से थे, बाकी फोर्सेस के चीफ भी मौजूद थे और वहां फैसला हुआ है कि आप डी मार्च करें। डी मार्च करने का क्या मतलब है कि आपने मुदाखलत की है। मुदाखलत कैसे होती है? अगर इंडिया के तैयारों ने बालाकोट के ऊपर हमला किया तो मुदाखलत थी, लेकिन इस मुदाखलत के लिए कहीं ना कहीं भारत में बैठ के एक साजिश तैयार हुई होगी, जहां पे ये बात कही गई होगी कि हमने इस दिन जाके उनके ऊपर अटैक करना है। तो मुदाखलत तब होती है जब साजिश तैयार हो चुकी होती है और जब हमारे तमाम सर्विसेज चीफ्स ने कहा है कि बिल्कुल इसमें मुदाखलत हुई है और डीमार्च भी किया गया। तो मेरे ख्याल से अब मजीद क्या साबित करनी, वो चीज खुलेआम है। सदर मुमलिकत ने देख ली, वफाकी काबीना ने देख ली, अब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास मौजूद है। तो अगर हमने शुतुरमुर्ग की तरह रेगिस्तान में अपनी गर्दन जो है रेत के अंदर दे देनी है तो फिर तो मेरे ख्याल से उसका कोई हल नहीं है। दूसरी तरफ आपने जो महंगाई की बात की है, देखिए इन सियासतदानों को बिल्कुल मिलजुल के बैठना चाहिए और पाकिस्तान की मईशत को आगे ले जाने के लिए इन सब का एक मुश्तरका प्लान होना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर है उसका भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि इसमें अगर किसी भी की भी कल हुकूमत आ जाती है तो ये मईशत के ऊपर इन सब का बयानिया या तजुर्बा या विजन सेम है। तो इनको सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। आप देखें कि जिस तरह महंगाई मतलब महसूस हो रही है, होता था ना चलो जी छोटी मोटी, मैं जैसे अक्सर मेरी आदत है कि मैं जब तमाम सौदा दुकान से ले लेता हूं तो काउंटर पे आके बोलता था कि कितने पैसे हुए। मुझे नहीं पता था कि इनफरादी तौर पे प्याज कितने की है, मिर्च कितने की है, सब्जी कितने की है। लेकिन अब महसूस होता है कि यार ये तो पहले जो 5,000 बिल बनता था अब ये 14,000 बता रहा है। फिर मैं पूछता हूँ कि यार ये कितने का है, ये घी कितने का है, फलां चीज कितने की है। तो अब महंगाई इस उरूज पे पहुंच चुकी है कि गरीब का तो जीना महाल हो गया है। तो इसके लिए तमाम पार्टीज को, तमाम सियासतदानों को मिलजुल के बैठना होगा और इसका हल निकालना होगा। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, जो हमारी मौज है, नसीम जो हम साहब, वजीर क्या बने हैं, समझते हैं जो वजीर मौजूदा आजम बने हुकूमत हैं। है वो अक्सर चीजों का मलबा जो पुरानी हुकूमत है, पिछली हुकूमत है, उस पर डालती है? तो आपको लगता है इज इट वैलिड कि जो पुरानी जो हुकूमत गुजर के गई है उसके ऊपर ये मलबा डालना, कि ये तमाम जो भी इस वक्त देखिए इकोनॉमिक मारिया, चले सिचुएशन तीन है? साढ़े तीन जी 3 साढ़े 3 साल की जो फिगर्स हैं वो भी आप किसी वक्त निकाल के देख लें कि उसमें कितनी बेहतरी है। दूसरी बात यह कि 3.5 साल में 2 साल तो आप कोरोना के निकाल दें। जिस तरह पाकिस्तान ने कोरोना के साथ फाइट किया और दुनिया में जो हालात थे, उससे आप इस मुल्क को तो खुदा न खास्ता मतलब बहुत नीचे जाना चाहिए था, लेकिन अगर
दुनिया ने तारीफ की कि बड़ी अच्छी तरह से कोरोना को डील किया और पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता रहा। आप देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बूम किया है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपकी एफडीआर की टैक्स कलेक्शंस बढ़ी थी। तो ये सारी चीजों की तारीफ वर्ल्ड बैंक ने भी की है, बाकी एजेंसीज ने भी की है। अगर ये कहते हैं 3.5 साल में ये हो गया, तो बाबा 35 साल से तो आप लोग हुकूमत कर रहे हैं। यही शहबाज शरीफ पंजाब में 10 साल बिला शराकते गैरा वजीर आला थे। कुछ चंद एक सड़कों और ब्रिजेस के अलावा बताएं कि वहाँ पे क्या एजुकेशन का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस चीज में वहाँ पे शहद और दूध की नहरें बह रही हैं। 10 साल तो ये वहाँ नून पे लीग की हुकूमत कहती जब हम गैर छोड़कर वजीर गए आला थे रहे। हुकूमत तो चीजें बेहतर थी, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर थी। आपकी हुकूमत जब हुकूमत छोड़कर गई है, छोड़कर नहीं गई, खैर जिस तरह से भी गई, जो भी आनी छुड़वाई तरीका था, गई। तो उसके बाद ये हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत ने ये किया है। तो ये मलबा डालना आप क्या समझते हैं ठीक है? क्योंकि जो भी हुकूमत आती है उसने अपना 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 काम दिखाना होता है, अपना जो गवर्नेंस की जो पॉलिसी होती है उसको शो करना होता है। मारिया तो आपने पाकिस्तान बिल्कुल सही तहरीके कहा। इंसाफ इनको ने एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी पिछले 3 साल यही करती है कि गुज़श्ता हुकूमत पर मलबा डालती रही है। वो मलबा डालती रही है, लेकिन साथ साथ वो प्रोजेक्ट्स भी करते रहे। अगर आपने देखे, मैंने मेमर डैम का विजिट किया था, बहुत काम हुआ था वहां पे। सुकी किनारी हाइडल पावर प्रोजेक्ट पे गए, इसके अलावा और बहुत सारे काम हो रहे थे। लेकिन बात यह कि मौजूदा हुकूमत मलबा जरूर डाले, क्योंकि पॉलिटिकल तौर पे आपको मलबा डालना होता है, जरूरी होता है, क्योंकि बयान भी तो देने हैं। लेकिन अपना विजन तो बताए ना कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह ठीक करेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि अभी ये हो गया। जब ये एहतसाब अदालत के बाहर खड़े होते थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब या मिफ्ता इस्माइल, तो वो तो कहते थे कि हम 2 मिनट में, ये देखें ना, ये इस तरह चीज कर रहे हैं, हम ऐसे करेंगे। तो अब ये कम से कम कौम को थोड़ा विजन दें और कौम को थोड़ा सा रिलीफ दें। जब तक ये रिलीफ नहीं देंगे तो फिर वो पुरानी हुकूमतों पे मलबा डालने का सियासी बयान तो चलता जाएगा, लेकिन इलेक्शन में पॉलिटिकली इस बात का नून लीग को स्पेशली बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वफाकी सतह पे पीपल्स पार्टी का तो कोई स्टेक है ही नहीं। उनकी तो मौज लगी है, वजीर खारजा उनका है, स्पीकर उनका है, हेल्थ मिनिस्टर उनका लग गया है, नसीम वो तो जीत के आ ही साहब, नहीं जब सकते। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत थी तो बार बार एक चीज सामने आती थी कि ये जो महंगाई है, ये पाकिस्तान में नहीं की जा रही है, ये इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी हो रही है। लेकिन वही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अभी बात कर रही है कि ये महंगाई नून लीग ने की है। देखिए, बात यह है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट ये बात करती थी ना कि आलमी तौर पे महंगाई बढ़ रही है, तो इसका जो पीडीएम है वो बहुत मजाक उड़ाया करती थी और बड़े बयान देती थी, आपके सामने होंगे। मैं खुद, जैसे मालूम है आपको कि लंदन में मौजूद हूँ, जो चीज 2 पाउंड की थी वो आज 6 पाउंड की हुई है। पेट्रोल अगर 0.79 पेंस का था तो आज 1.5 पाउंड का मिल रहा है। हर चीज महंगी हुई है। लेकिन आपने देखा कि अगर इमरान खान साहब ने, अभी आप जो मर्जी कह लें, उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस सस्ती की थी, कम की थी, उसको रोक के रखा हुआ था। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत डॉलर को रोक के रखती है तो उसको बड़ा अच्छा इकदाम वो कहते हैं। अगर इमरान खान साहब ने, शौकत तरीन साहब ने पेट्रोल की प्राइसेस रोक के रखी थी और वो भी कहीं ना कहीं से सब्सिडी निकाल के दे रहे थे, आखिर उन्होंने मैनेज किया हुआ था ना। उस वक्त कोई डिफॉल्ट तो नहीं पाकिस्तान करने बहुत सारे जा रहा था, या महंगाई लोग का मुख्तलिफ हलकों के लोग नसीम साहब ये भी कहते हैं कि ये जो पेट्रोल की प्राइस जो इमरान खान साहब कम कर कर गए और बिजली की प्राइस कम कर गए, ये जानबूझकर वो एक सियासी स्टेप, एक सियासी गेम कर कर गए हैं कम प्राइस, वरना वो बनती नहीं थी उस टाइम पर। देखिए मारिया, एक सिंपल सी बात है, उनको तो नहीं पता था कि उनकी हुकूमत चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो असेंबली में, आप देखें कि जो नो कॉन्फिडेंस था उसको डिप्टी स्पीकर ने रद्द कर दिया था। फिर इमरान खान साहब भी आखिरी दिन 12 बजे तक बैठे रहे। दूसरी बात यह कि मारिया, ये जो सारा तूफान आया ना इस वक्त मजीद, वो सिर्फ इस वजह से आया कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव चली है, उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हुई, डॉलर ऊपर जाना शुरू हुआ, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में आई थी, असल वजह वो है। और उसकी वजह से आपके ऊपर जब रुपए की कीमत कम हुई तो आपके ऊपर कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ गई है। अगर वो स्टेबल गवर्नमेंट चलती रहती तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम इस नहज पे नहीं होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट नसीम साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल अगर लोन की बात की जाए तो लोन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी कई ज़्यादा लिया है। और यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन है, बिजली की बात की जाए, पेट्रोल की बात की जाए या मुख्तलिफ शेख और नोश की बात की जाए तो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो इसका कंट्रोल क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? ब्रेक के बाद डॉक्टर शाहिद हसन हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे इस पर। साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त स्टॉक मार्केट की बात की जाए, मुसलसल मंदी देखने में आ रही है। पेट्रोल, बिजली, मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की बात की जाए तो सिर्फ उनकी कीमत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त भी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि मजीद सख्त फैसले करने होंगे। मजीद सख्त फैसले कब करने होंगे और कौन से फैसले होंगे, इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात, माशी अमूर पे बहुत महारत रखते हैं, डॉक्टर शाहिद हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं अभी मजीद भी सख्त फैसले करने हैं, ये कौन से सख्त फैसले हैं? पेट्रोल की प्राइस इतनी महंगी हो चुकी है, इसके अलावा बिजली की बात की जाए, आज फिर 3 रुपए बढ़ाया गया है, उसके अलावा शेख और नोश की बात की जाए, उसमें भी दिन ब दिन हम इजाफा देख रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मजीद फैसले करने हैं। कौन से फैसले हैं? देखिए, बात यह है कि हमने पेट्रोल पर 60 रुपये लीटर बढ़ा दिया। जो आपने बजट में इतने सख्त इक़दाम उठाए हैं जिससे आवाम की चीखें निकल जाएंगी और अफरात ज़र बहुत आगे चला जाएगा, मईशत की शरह नमू सुस्त रहेगी और बेरोज़गारी और गुर्बत बढ़ेगी। तो IMF का ये तो उन्होंने हमें बताया था मिफ्ता इस्माइल ने कि IMF को इस बात पर सख्त एतराज़ है कि आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा क्यों कर दिया। क्या बड़ा हाथ, तो उसकी वजह यह है कि हमारे जब तक पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आएगा, हुकूमत को, कि IMF जो है वो एजेंडा फॉलो कर रहा है इस्तेमारी ताकतों का, जो ये चाहते हैं जौहरी ताकत पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करना, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम में एतमाद का बुहरान पैदा करना। और वो इससे की वजह से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वारदातें कराई जाएँ, जो कि हमारे पड़ोसी ममालिक कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को दहशत गर्द मुल्क और इस्लाम को दहशत पसंद में जो है मज़हब की हैसियत से मुतारिफ कराया जाए। तो अगर हम अपना इन्हिसार बढ़ाते चले जाएंगे और हमें मुज़ाकरात में ये करना एक दफ़ा तय कर लेना चाहिए था कि ये आपकी शराइत हैं जो हमारे आपकी तय हो गई, उसके बाद आपको पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने चाहिए थे। लेकिन अगर आपने पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दिए, बजट ऐसा तबाहकुन कर दिया जिसमें आवाम के ऊपर ज़बरदस्त बोझ पड़ने वाला है, हालांकि साथ में अशराफिया को मराद भी दे दी, तो फिर सवाल ये पैदा हुआ था कि आपने मुज़ाकरात क्या किए थे। मुज़ाकरात तो इसको कहते हैं कि भाई जो शराइत मामला तय हो जाएं वो एक दफ़ा तय हो जाएं, उस पर फिर आप अमल दरामद कर लें। अब अगर आपने फिर ये आपने कहा था हम तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर क्यों आपने बढ़ाई क्यों? और अगर नहीं तय किया था तो आपने उनसे बात करनी चाहिए थी। फिर आपने पेट्रोल के नर्ख बढ़ा के ये सब जो किया, तो ये नाअहली भी है मेरे ख्याल से, नाअहली भी है। और ना तो ये क्यों हो रहा है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस्तेमारी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, हम उस पर खुदा न खास्ता मामलत कर रहे हैं। क्यों? अभी आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, मुझे जो परेशानी है कि मेरे मुल्क की जो करेंसी है वो 203 से वो क्रॉस कर गई है। ये देखिए, मई में तो 152 थी। दुनिया के किस मुल्क ने इतनी की है, मुझे बता तो दें। वाहिद मुल्क हम ही है क्या? तो क्या ऐसा क्यों तबाही बर्बादी आ रही है कि मई में 152 से 189 पर इमरान खान ने छोड़ा और ये 2004 पे ले गए। मैं अब भी ये कह सकता हूँ रिकॉर्ड पर कि अगर ये हुकूमत चाहती, अगर ये स्टेट बैंक चाहता, तो हम रुपए की कदर को बेहतर बना सकते थे, हम अपने रिजर्व को बेहतर बना सकते थे। कोई छोटा मुल्क नहीं है। आप फॉरेन बैंक से बात करें, जो पाकिस्तान में बैंक्स हैं उनको शरह सूद ज़्यादा ऑफर कर दें, उनसे डॉलर ले लें। एक्सचेंज कंपनी से बात करें। माजी में ये होता रहा है कि हुकूमतों ने हंगामी हालात में पाकिस्तान में तो रिजर्व बढ़ाए। ये तो जब हमने डॉक्टर साहब, आपने अभी बात की कि इस वक्त जो कुछ बैरूनी ताकतें हैं वो ये चाहती है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक वाइज वीक किया जाए, और कुछ टर्म्स उनकी होंगी जिस पर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को वीक किया जाए। बट आप जो कह रहे हैं, अब इस सिचुएशन में हम डिपेंडेंट हैं भी IMF के ऊपर, तो IMF अगर ऑप्शन नहीं होगा तो चूंकि हम अगर उनके डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, दोस्त ममालिक भी उन्होंने भी इनकार कर दिया कि आपको उसके लिए पहले IMF को डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। तो IMF को डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगा, दोस्त ममालिक लोन नहीं देंगे, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हम इतने गए गुजरे मुल्क नहीं हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मैं आपको मिसालें पेश कर दूंगा कि माजी में जब IMF के प्रोग्राम में आप नहीं थे, हमारे दोस्त मुल्कों ने हमें झंडी दिखा दी थी, तो भी हुकूमत पाकिस्तान ने ज्यादा शरह देकर एक्सचेंज कंपनी से बात करके रिजर्व बढ़ाए थे, रुपए की कदर कराई थी, बेहतर बनाई थी। इसका सबूत यह है कि अभी इसाक डार साहब, जो इनसे बहुत सीनियर हैं, जो नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त हैं, जिनके साथ ये मुज़ाकरात करने गए थे, उन्होंने ये कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला गलत है। कोई बेवकूफ़ आदमी तो नहीं, उनको पता है। उनको ये भी कहना था कि जो उनके अल्फाज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये $170 पे होना चाहिए था। 170 पे ना भी हो तो ये 190 पे अगर हुकूमत चाहती
तो ला सकती थी। अब ये क्यों कोशिश नहीं कर रहा है, ये एक मिस्ट्री है। क्योंकि मैंने बताया ना, कोई छोटा मुल्क नहीं है हमारे। देखिए ना, बड़ी ताकत है, सीपेक यहाँ चल रहा है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हुकूमत पाकिस्तान, फॉरेन बैंक्स यहाँ बड़ा मुनाफा कमा रही हैं, एक्सचेंज कंपनीज के पास बिजनेस है, उनसे अगर आप बात करें तो वो आपको डॉलर में डिपॉजिट देंगे, थोड़ा बहुत सूद ज़्यादा देना पड़ेगा, दे दें, ताकि एक दफ़े IMF के प्रोग्राम में आ जाएं, ये कर्जा वापस कर दें, फिर आप मईशत को इस्तेमाल करें। ये क्यों नहीं कर रहे, इसका लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगा, ये एक सीक्रेट है, ये राज है, ये क्यों नहीं कर रहे। और डॉक्टर साहब ने क्यों कह दिया कि ये 160 170 पर होना चाहिए था, मेरे ख्याल से 190 से आगे नहीं जाना चाहिए था। ये क्यों नहीं कर रहे, ये इनमें आगे चल के इनको जवाब देना पड़ेगा। ये रिजर्व क्यों गिरा रहे हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये इंपोर्ट्स कम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा। ये कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स, लग्जरी इंपोर्ट्स हो रही हैं, तो ये इस तरह नहीं चलेगा। बैंक खूब मुनाफा कमा रहे हैं, लोग पैसा बाहर भेज रहे हैं, तो बरामदात बढ़ नहीं रही हैं। आवाम के, मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि आवाम की चीखें निकलेंगी। महंगाई जो बढ़ेगी, खाने पीने की अशिया की जब कीमतें बढ़ेंगी, उसकी महंगाई अगर 16, 17, 18% पे जाती है और लोग आमदनी लोगों की बढ़ नहीं रही है। अभी जो रिलीफ पैकेज दिया है, आपको पता है पर पर्सन कितना आता है? जो ये कह रहे हैं 8 करोड़ लोगों को 400 रुपये महीना पर पर्सन आ रहा है। तो आप 400 रुपये महीने देके शोर कर रहे हैं कि ये 8 करोड़ लोग हो, 8 करोड़ लोग। अरे भाई, अपने ही अवाम के साथ आप ये बातें कर रहे हैं। 40, मैंने पूरा कैलकुलेट किया, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, 400 रुपये फी जो पैकेज जो है इनका 8 करोड़ का। तो ये ना करें, आप अवाम को कॉन्फिडेंस में लें, उनको बताएं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, और फिर सही वायदे करें। तो ठीक ये है डॉक्टर साहब, IMF अगर अभी भी खुश नहीं है, तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी, अदर देन जो आप कह रहे हैं कि सैलरी में इजाफा किया गया तो उससे IMF खुश नहीं है, इसके अलावा ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है? क्योंकि हमने बहुत सख्त फैसले लिए हैं, इसके बाद भी अगर IMF के पास कोई ऐसी टर्म है, कोई ऐसी कंडीशन है जो हम नहीं माने, वो क्या हो सकती है, वो क्या है? देखिए, मैं आपसे बता दूं, बेसिकली खेल ये हो रहा है कि IMF जो है वो हमारे गिर्द घेरा तंग कर रहा है कि हमको इतना कमज़ोर कर दे कि हम घुटनों के बल जाएं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर हम खुदकशी खुद नहीं करना चाहते, हम खुदकशी नहीं करना चाहते, तो IMF आपको कर्जा देगा। वो देने के लिए बेचैन है। मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड पर है, माजी में भी जब हमारी हालत ख़राब थी, तबाह थी, तो हमारे पास ये मैसेजेस आई थी जो बाद में हमने पब्लिश हुई थी कि IMF ने कहा था हम तो आपको कर्जा देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने कहा था कि जी आप चाहते हैं, आप हमारे पास आके बात करें, और हुई थी, उन्होंने IMF से आपको कर्जा दिलाया था। तो खेल ये हो रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये मैं तो कहूँ, इसीलिए मैंने कहा कि हम खुदकशी अगर नहीं करना चाहते हैं तो IMF कर्जा देगा, कर्जा देने के लिए बेचैन है। चाइना कभी भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं करना देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सारा चाइना के भी तो बहुत सारे स्टेक्स हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, यहीं से ब्रेक के बाद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगे, आप हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, यहीं से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर IMF भी कर्ज देने के लिए तैयार है तो फिर इशू कहाँ पर है? वेलकम बैक। नाज़रीन, इकोनॉमिक सिचुएशन में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन साहब। सर, आपको मेरी आवाज़ है तो कहिएगा। ब्रेक पर जाने से पहले आप ये फरमा रहे थे कि IMF तो तैयार है लोन देने के लिए, और ना ही ये दोस्त ममालिक, खास अगर चाइना की बात की जाए तो कभी भी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। तो सबके बावजूद ये सिचुएशन क्यों क्रिएट की जा रही है, क्यों पाकिस्तान पर इतने टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जा रही हैं? अगर बात की जाए IMF के टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो उनको प्रोसीड भी कर रहा है। चाइना की बात कीजिए, चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो फिर इस लेवल पर क्यों पाकिस्तान को लाया जा रहा है? ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो पाकिस्तान से मनवाई जा रही है? मोहतरमा, आपने एक बहुत ही हसास सवाल पूछ लिया है, बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं साफ साफ बात क्या है। वो ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो अपोजिशन है, तहरीक इंसाफ वाले, वो ये कह रहे हैं कि बजट मंजूर होते ही इस हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। खुल के कह रहे हैं, हम इस हुकूमत को रहने नहीं देंगे। ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये सियासी अफरा तफरी है, प्राइम मिनिस्टर साहब को और चीफ मिनिस्टर पंजाब को रोजा कोर्ट में बुला लिया जाता है। तो IMF ये सोच रहा है कि जो हुकूमत अगर ये खुदा रहने वाली नहीं है, तो ये जो मेरे साथ मुआहदा करेंगे तो अगली हुकूमत कहेगी कि ये क्या है। जब इमरान खान साहब ने तो अपना ही मुआहदा तोड़ दिया था ना, तो जो वो ये केयर टेकर्स के साथ मुआहदा क्यों नहीं करते आजकल? पहले करते थे, अब नहीं करते। वही कहते हैं भाई हुकूमत ने वायदा किया, हुकूमत पाकिस्तान की रेपुटेशन उनकी नज़र में ये है, हमारी नज़र में बहुत सी, उनकी नज़र में ये है कि वायदा करके तोड़ देते हैं।
वो अगर ये समझते हैं कि अगर ये हुकूमत गिरने वाली है, जो जैसे कि तहरीक इंसाफ वाले बार बार कह रहे हैं, जो अदालतों में जिस तरीके से बातें हो रही हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर ये हुकूमत गिर गई और हमने इनको कर्जा दे दिया तो ये शराइत पर वो बाद में फिर फड्डा डाल देंगे, जो पाकिस्तान की रेपुटेशन है। तो बेयकीनी की कैफियत, अफरा तफरी की कैफियत, ये पाकिस्तान के लिए तबाही है। तो अपोजिशन को भी ये सोचना होगा कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अपनी सियासत जरूर करें, लेकिन कम से कम ये जो सेंसिटिव वक्त है, IMF के साथ मामला तय हो जाने दें, बजट पास हो जाने दें, उसके बाद वो अपना शौक भी जो पूरा करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि हमें एक किस्त मिल जाए। और जैसे मैं आपसे कह रहा था, दोस्त ममालिक भी किस्त दे देंगे, दुनिया से भी पैसे मिल जाएंगे, रिजर्व बढ़ जाएंगे, रुपया जो है थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, तो उसके बाद वो अपना शौक पूरा करें, जो भी करना है। मुझे किसी पार्टी से न नफरत है, ना मुझे किसी की सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान देखना है। IMF को बड़ा सख्त ये है, क्या भरोसा है इस हुकूमत का, क्या भरोसा है इनके कमिटमेंट्स का जो तहरीरी तौर पर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो तहरीरी कमिटमेंट खुद दिया था, उन्होंने 28 फरवरी को तोड़ दिया था। अब वो ये कहते हैं अगर हुकूमत चली गई तो फिर एक बात दूसरी है कि इस वक्त अपोजिशन कह रही है पाकिस्तान, और जो साहब हैं हमारे वज़ार खजाना, वो कहते हैं अगर हम 60 रुपए नहीं बढ़ाते तो दिवाली। अरे भाई, आपको दिवालिया बात करने की बात करेंगे, डिफॉल्ट की बात करेंगे, तो जो आपको पैसा दे रहा है उसको बहाना मिल रहा है। वो तो आपको पैसा देना चाहता है इसलिए कि वो आपके गिर्द घेरा तंग करना चाहता है। अब आप ये करके उसको फ्यूल दे रहे हैं कि आप हमारे गिर्द के है, हमारी गर्दन पे रस्से और मजबूत बांध की खींच ले। ये तो आप उनको मौका दे रहे हैं ना, वरना वो इससे जितना वो हमें सख्त कर चुके थे, तायद कर चुके हैं, अब हम जो है वो खुद उनको मौका दे रहे हैं। सियासी मुफादात के लिए रियासत को, मईशत को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले माफी जुर्म होना चाहिए। और ये आपने बड़ा अच्छा किया, अपने अवाम को ये बताया है कि भाई देखो ये मसला है, यहाँ बात अटकी है, अपने वो हालात ठीक करें, इल्जाम तराशी जरा बंद करें, बजट पास हो जाने दें, IMF से कर्जा मिल जाने वाले, जो मर्जी करें, फिर वो जाने है वो जाने। ठीक है, यानी सियासी मफाद के ऊपर हमें मुल्की मफाद को तरजीह देनी चाहिए। डॉक्टर साहब आगे मूव करूंगी, कहिएगा ये जो बजट पेश किया गया है आप कैसा बजट समझ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो काफी तंज कर रही है इस पे। असद उमर साहब कह रहे हैं क्या शानदार बजट है, अवाम नाराज है, स्टॉक मार्केट गिर गई है, रुपए की कदर में कमी हुई है, मतलब तमाम अगर ऑपोजिशन के रहनुमाओं की बात की जाए तो वो इस बजट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन उससे कि बहुत बुरा बजट होगा उस लिहाज से बहुत बेहतर था। आप क्या समझते हैं, आपके मुताबिक ये बजट कैसा रहा? देखिए, पहले तो ये है कि ये बजट जो भी है, ये जो मईशत को इसमें चैलेंजेस दरपेश है मेरे मुल्क को, जो हमारे खतरात दरपेश हैं, उनसे निपटने की सलाहियत नहीं रखता। उसका मैं आपको सबूत दे देता हूँ। पिछली हुकूमत के दौर में जो अभी ख़त्म हुआ है, उन्होंने ये कहा है हुकूमत ने, इस हुकूमत ने, कि 13.7% अफरात ज़र था, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर हम हैं। मैं पहले भी आपसे कहता था कि जब महंगाई का सैलाब आता है तो बांग्लादेश और भारत में आके क्यों रुक जाता है, हमारे ही क्यों आता है। वो इसीलिए मैं कहता हमारा तीसरा नंबर है महंगाई में, अब 13.7 में है पिछली हुकूमत का। ये कहते हैं मेरा 13.5% रहेगा, हालांकि ये 16% जाने वाला है या उससे ज्यादा। तो फिर ये आप चैलेंज को से तो नहीं निपटे, तो फिर अवाम तो फिर कुछ ले गए। आप ये कहते हैं कि जी 7 करोड़ लोग गुर्बत से नीचे हैं, जिसमें 2 करोड़ रुपए पिछले 3.25 साल में आए हैं, तो वो गुर्बत की लकीर से कैसे निकलेंगे? अब ये बुनियादी सवाल है ना। मिसाल के तौर पर अभी उन्होंने पैकेज दिया इस बजट में, तो वो तो 400 रुपए फी पर्सन आ रहा है। पेट्रोलियम लेवी को इन्होंने रखा है, बड़ा वाज़ेह मैं बता रहा हूँ, 2018 में 180 अरब रुपए रखा गया था पेट्रोलियम लेवी, यानी भत्ता, जिसमें जो सूबों को नहीं जाता, वफाक के पास रहता है। तो ये अब रखा गया 750 अरब रुपया, जिससे पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये कितने फीसद इजाफा हुआ? 317% इजाफा हो गया पेट्रोलियम लेवी में। इनकम टैक्स में कितना हुआ? यानी जिसके पास ज्यादा आमदनी है वो ज्यादा दे दे, उससे महंगाई नहीं बढ़ती, ईमानदारी से होती है। उसमें हमने इजाफा रखा 18 और 23 में 50%, और पेट्रोलियम लेवी में रखा है 317%। तो ये तो इस्तेहसाल है, इसलिए कि पेट्रोलियम लेवी आप बढ़ाएंगे तो पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, सूबों को हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि ये वफाक का हिस्सा है। तो फिर ये तो सूबों को भी मारे जाएंगे। तो तालीम का बजट आपने जिस तरह कम रखा है, वो अगर आप शामिल करें तो अफराद-ए-ज़र को 16% पे जाने वाला है। और एक और चीज, ये बड़ा एतमाद का बहरान हो रहा है। डॉक्टर साहब एक और भी कंफ्यूजन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं महंगाई 24% है, जबकि अगर मुख्तलिफ हलकों की हुकूमत की बात की जाए वो कहते हैं 13%। तो क्लैरिटी दे दीजिएगा, ये 13% है महंगाई या 24% है? देखिए 24% कहना तो जुल्म है। देखिए ना, मेरा कहना अपना मुल्क है ना, तो सियासत मत करें। मेरा अपना ख्याल कि ये 16 से 17% पे अगले चंद महीने में चली जाएगी, मुमकिन है 18 हो जाए,
ये ठीक वाज़ेह है, तौर पर नजर, लेकिन 24-24 की बात ना करें, ये मुल्क है, लोग कहेंगे क्या, मगर जो ठीक मुझे है। दो अच्छा टाइम खत्म नहीं हुआ, सर ठीक टाइम है। खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया था आपके वक्त का। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे माहिर मुआशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब। नाज़रीन टाइम खत्म हो चुका है, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।